प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय सिंह परिहार आज आपसे चर्चा करूंगा लोकतंत्र के बारे में। हमने पूर्व की कक्षाओं में राजतंत्र पढ़ा है और गणतंत्र पढ़ा है। दोनों ही व्यवस्थाओं को देखा है। राजतंत्र में क्या बातें इंपॉर्टेंट थी आपको ध्यान है, और गणतंत्र में भी मैंने आपको स्पष्ट किया था। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। अंतर कहां पर है? अंतर है यहाँ वंश की बात है, और यहाँ पर क्या है? निर्वाचन है। इन दोनों व्यवस्थाओं में सबसे अच्छी व्यवस्था देखा जाए तो गणतंत्र रही, लेकिन इसके बाद जो नवीनतम स्थिति है और वो है लोकतंत्र। इन दोनों व्यवस्थाओं में राजा का शासन है। यहाँ पर राजा है, राजा की शक्तियां हैं, बस फर्क है उनकी प्रोसेस में कि कैसे वो पद धारण करते हैं और कितनी अवधि के लिए धारण करते हैं। बाकी सब कुछ सेम। लेकिन जो ये तीसरी व्यवस्था है, इसमें हमने पूर्व की व्यवस्था के निर्वाचन को अपनाया है, लेकिन अब यहाँ पर राजा नहीं है। ध्यान देना, अब राजा का पद नहीं है। अब यहाँ राजा के पद के स्थान पर प्रतिनिधि होंगे, और किस तरह की व्यवस्था को हमने अडॉप्ट किया है इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारी सभ्यता है वो कबायली या कबीलाई, जिसे हम कहते हैं कबीलाई संस्कृति से निकलते निकलते राजतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र तक आई है। एक कहीं न कहीं जहां आदिम समाज था, जहां आदिम समाज में लोग रहा करते थे, वहां से परिवर्तन हुए हैं, और इसमें हजारों वर्ष लग गए हैं। एक दिन का परिणाम ये नहीं है। तो लोकतंत्र तक आते आते बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब आज हमारी चर्चा का विषय है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र कैसे स्थापित है, किस स्तर पर है, इन सारी बातों को हम देखेंगे। लोकतंत्र में कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखेंगे। देखिए, लोकतंत्र तो अगर हम कहें, या इसी को हम कह सकते हैं जनतंत्र, अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या जनतंत्र, ठीक है। अब इसमें अगर इसको हम बांटें तो दो भागों में बढ़ सकता है, लोक और तंत्र। तंत्र लोक माने हमारे जो जन सामान्य हम सब लोग हैं, हम सभी लोग, और तंत्र माने शासन, लोक माने जनता। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो जनता का शासन यानी रूल ऑफ पीपल, यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा में यही आता है। इसे ध्यान रखना होगा कि ये जनता का शासन है। अभी तक हमने जो शासन पढ़ा वो था बहुत पहले सरदार का शासन, फिर राजा का शासन राजतंत्र में, फिर हमने राजा का शासन गणतंत्र में। कहीं ना कहीं परिवर्तन सब में थे, और सबके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। सारा खेल शक्ति का चल रहा है कि शक्ति किसके हाथ में है। शक्ति सरदार के हाथ में थी, शक्ति राजतंत्र में राजा के हाथ में थी, शक्ति यहाँ पर थी, और उसी शक्ति का प्रयोग करके जन सामान्य के हितों की रक्षा की जाती थी। लेकिन अब ये शक्ति किसके पास में है? अगर देखा जाए तो ये शक्ति है जनता के पास में। लोकतंत्र में सबसे बड़ी पावरफुल अगर कोई चीज होती है या कुछ होता है तो वो है जनता। तो इस बात को भी हम लोग देखेंगे, जनता का शासन। अब जनता कैसे शासन करेगी? अगर हम कहें कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता कैसे शासन करेगी? शासन करने के लिए आवश्यक है प्रतिनिधि को चुना जाए। प्रतिनिधि, जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करेगी, ठीक है। तो प्रतिनिधि को चुना जाए। अब प्रतिनिधियों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, हम उसके बारे में एक एक करके चर्चा करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत के बारे में हम लोग कहते हैं कि जो हमारा भारत है, अगर हम भारत की रचना की तरफ चले ऐसे, तो ये हमारा भारत है, इंडिया। अब
इसके संदर्भ में जो हमारा पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ, यानी हमने भारत की एक व्यवस्था को दिया और राज्यों की भी एक अलग व्यवस्था को दिया। तो भारत के लिए जो व्यवस्था है उस संदर्भ में लोकतंत्र, और राज्यों की जो व्यवस्था है उस संदर्भ में लोकतंत्र, दोनों की हम लोग बात करेंगे। यानी लोकतंत्र दो स्थितियों में देखना है, एक भारत की स्थिति पर और एक राज्यों की स्थिति पर। इसके साथ ओवरऑल हर स्तर पर यह है लोकतंत्र के लिए मुख्य बिंदु, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए, शासन व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, कैसे शासन चलेगा, कैसे सब कुछ होगा, कैसे देश की व्यवस्था चलेगी, इस व्यवस्था के संचालन के लिए जो तरीका अपनाया गया वो है जनता का शासन। अब जनता तो शासन करेगी नहीं। अगर हम कहें कि जनता शासन करेगी तो जनता का मतलब है कि जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस हो जाएगी। तो इसका मतलब है जनता को हम पूरी जिम्मेदारी दे देंगे, आप सब लोग शासन करिए, तो ये शासन क्या बन जाएगा? भीड़ तंत्र। तो जब ये भीड़ तंत्र बन जाएगा तो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। यानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो ये तंत्र नहीं है। इसलिए आवश्यकता थी कि हम जनता से प्रतिनिधियों को चुने जो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करें। ठीक है, तो इस व्यवस्था में क्या कहा गया? जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि देश और राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। अब देखिए, जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता किसका चुनाव करती है? प्रतिनिधियों का। और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं? देश की और राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। यानी शासन व्यवस्था के संचालन के लिए प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है। अब इसी आधार पर अगर हम बात करें तो जहां हम संघ की बात करते हैं तो हम यहां पर किसको चुनते हैं? सांसद, एमपी। और यहां राज्यों में हम क्या चुनते हैं? विधायक। इसे हम एमएलए और एमएलसी भी बोलते हैं, जहां विधान परिषद। ये देखिए, दोनों स्थितियों को समझने की जरूरत है कि हम इन्हें चुनते हैं, हम यहां इन्हें चुनते हैं। ये देश के लिए कार्य करते हैं, यानी देश की शासन व्यवस्था के लिए सरकार बनाने का काम करते हैं। ये राज्य के लिए कार्य करते हैं, ये राज्य के लिए। दोनों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ है। दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई है। लोकतंत्र हर स्तर पर दिखाई पड़ना चाहिए। तो हमने जिन्हें चुना वो लोग क्या कर रहे हैं? वो देश और राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। ये बात हमने आपको अभी यहां बताई। इसके अलावा क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अधिनियम 1992 में आप देखिएगा कि त्रिस्तरीय
प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया, संवैधानिक दर्जा दिया। और इसमें आप देखते हो कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर हैं। इन तीनों स्तर पर क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा से, यानी इन तीनों जगहों पर भी लोकतंत्र स्थापित किया गया, ताकि इस स्तर पर जाकर के भी हम लोकतंत्र को स्थापित कर सकें। यानी गांव की व्यवस्था के लिए हम भी चुनाव के माध्यम से लोगों को लाएंगे और वो गांव की व्यवस्था का संचालन करेंगे। क्षेत्र के लिए हमने बनाया, क्षेत्र की व्यवस्था में लोकतंत्र होगा और जिला पंचायत में भी लोकतंत्र होगा। यानी लोकतंत्र स्थानीय स्तर पर, सबसे निम्न स्तर पर, उस स्तर पर भी कहा गया कि लोकतंत्र स्थापित करना है। हमने ऊपर देखा एमपी हैं, एमएलए हैं, गांव स्तर पर हैं। और इसी प्रकार से नगरीय स्वशासन को ध्यान में रखते हुए, नगरीय स्वशासन, इसको ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इन तीनों स्तर पर जो है व्यवस्था दी गई। अब ये तीनों स्तर पर भी क्या है कि यहाँ भी चुनाव होते हैं और इनमें भी लोकतंत्र स्थापित किया गया। यहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित किया गया, इस स्तर पर भी लोकतंत्र रखा गया। यानी हमने ग्रामीण स्तर पर, हमने स्थानीय स्वशासन के स्तर पर लोकतंत्र के प्रावधानों को देखा। लोकतंत्र का मतलब है कि हर स्तर पर जनता का शासन, चाहे वो निम्न स्तर हो चाहे उच्च स्तर हो। और जनता का शासन किस लिए, शासन का उद्देश्य क्या होता है, शासन का उद्देश्य होता है व्यवस्था बनाना, व्यवस्था बनाना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, ताकि ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकता अनुसार नीतियां बना सकें। गांव की क्या जरूरत है उसको देखा जाए और उसके हिसाब से काम हो। यानी वो पंचायत समिति, वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी, वो ग्राम प्रधान उसको डिसाइड करे क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली चीज करें। तो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो हमने आपको बताया कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति इस तरह से है। इसी प्रकार से अब्राहम लिंकन का नाम आपने सुना होगा। अब्राहम लिंकन, ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इन्होंने एक लोकतंत्र की परिभाषा दी और उन्होंने कहा, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही लोकतंत्र है। जनता द्वारा हो, जनता के लिए हो और जनता का शासन। जब जनता अपने लिए स्वयं शासन व्यवस्था करती है तो सारी चीजें उसी अकॉर्डिंग में आ जाती है। परिभाषा उस बात को एक्सप्लेन करती है। तो जनता का, जनता के लिए, ध्यान दीजिएगा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। यानी यहाँ पर क्या है, हमने जिसे चुना, हमने एमपी चुना, हमने एमपी चुना, एमपी से हमारी सरकार बनी, यानी बहुमत प्राप्त पार्टी की सरकार बनाया और उस सरकार में फिर पीएम और अदर मिनिस्टर्स आए। इन्होंने शासन किया। ये काम किसने किया? जनता ने किया। और फिर ये जनता की शासन व्यवस्था चला रहे हैं। यानी जनता ने जिन्हें चुना उन्हीं ने सरकार बनाई और इसके माध्यम से सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। तो ये ध्यान रखना है, इनकी परिभाषा काफी हद तक लोकतंत्र को डिफाइन करती है, ये बात ध्यान रखने की।
अब देखिए हम आगे चलते हैं। लोकतंत्र का हमारे यहाँ बहुत गहरा महत्व है। हमारी प्रस्तावना में भी ये बात कही गई है। हमारी प्रस्तावना क्या कहती है? हमारी प्रस्तावना ये प्रियम्बल कहती है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य गणराज्य को कल आपको एक्सप्लेन किया था पूर्वी कक्षा में। लोकतंत्रात्मक यानी जो हमारा देश है वो कैसा है? भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी यहाँ पर जनता का शासन है। और क्या है? गणराज्य है, यानी सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा आएगा। तो ये दोनों व्यवस्थाओं को हमने अपने यहाँ पर अपनाया है ताकि हम लोकतंत्र को भी ला सके, हम गणतंत्र को भी ला सके। यानी हमने ऐसी देश को बनाया, हमने एक ऐसे देश की व्यवस्था को बनाया जिसमें जनता का भी शासन दिखाई पड़ता है और जिसमें देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति चुनाव के माध्यम से आता है। यानी हमने वो सारे तथ्य जो राजतंत्र के थे, राजतंत्र के सारे तथ्य को हमने खत्म कर दिया और एक हमने अपनी व्यवस्था को बनाया जहां पर जनता का शासन दिख रहा है, जहां पर हर स्तर पर जनता का शासन दिख रहा है। अब ये अगर आप देखना चाहोगे तो जनता का शासन हर स्तर पर है। जो पार्टियां हैं या जो पार्टी हैं, उन पार्टी में भी चुनाव होते हैं और उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। आप ये देखेंगे सभी पार्टी में चुनाव होते हैं। अगर कोई पार्टी तानाशाही पे आधारित नहीं है कि नहीं बस सिर्फ हम ही बनेंगे अध्यक्ष, सारे लोगों की टीम बना के वोटिंग अपने फेवर में, लेकिन वोट होगा यानी चुनाव की प्रक्रिया होगी, ये अलग बात है। आपने अपना प्रभाव दिखा के अपने में कर लिया, तो निर्वाचन प्रक्रिया है, आप वहां देखिए। इसके अलावा जितने भी एसोसिएशन है, जितने भी संगठन है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑफिसर्स का संगठन हो या कर्मचारियों के संगठन हो या कोई यूनियन हो, वहां पर भी क्या प्रोसेस है? चुनाव की प्रोसेस है। चुनाव के द्वारा ही कुछ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं, इन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो भारत में लोकतंत्र हर स्तर पर समाहित है, यानी बिना लोकतंत्रात्मक प्रणाली के, बिना जनता के शासन के कुछ संभव नहीं है। अब यहाँ पर जो बात है लोकतंत्र को हमने कहा आपसे कि जनता पर आधारित है, तो हमारे संविधान में प्रस्तावना में जो कहते हैं कि हम भारत के लोग, इस बात का बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, बहुत संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज मिति मासी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हमने जो ये नाम, जो चीज दी गई है, इसने क्या किया है? भारत की बात की है और क्या की है? नागरिक की बात की है और क्या बात की है कि 26 नवंबर को 1949 में हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया है। 3 शब्द आ रहे हैं आपके पास, ध्यान देने की जरूरत है। ये सभी बातें क्या बता रही हैं? ये जो बॉक्स के अंदर हमने लिखा बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा? भारत को कैसा बनाना है, नागरिकों को क्या प्रदान करना है और हमारा संविधान कब बन के तैयार हो रहा है, ये सारी बातें इसमें दिखाई देती हैं। ये प्रस्तावना ये बताती है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया वास्तविकता में देखा जाए तो जो हमारी संप्रभुता है वो हमारे इसी शब्द में, हम भारत के लोग में निवास करती है। हमारे यहाँ पर जो संप्रभुता शब्द का प्रयोग पूछा जाता है कहाँ पर है, किसमें समाहित है, तो वो जनता में है। जनता को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकती है।
लोकतंत्र में जनता का शासन, और जब जनता का शासन है तो कोई तानाशाह नहीं बन पाएगा। अगर कोई तानाशाह बनता है तो जनता उसे उखाड़ फेंकेगी और फिर नई सरकार बनेगी। नई सरकार भी तानाशाह होगी तो 5 वर्ष बाद फिर नई सरकार बनेगी। यानी लोकतंत्र में जनता का प्रभाव बहुत बड़ा है। आपने देखा भी है, आप अपने अनुभव से भी देख रहे होंगे, बहुत सारी पार्टी बहुत बड़ा प्रभाव था और समय के साथ वो खत्म हो गई। फिर नई पार्टी आई, फिर कोई पार्टी खत्म हो जाए, फिर नई पार्टी आई। तो ये पार्टियों का क्रम जो है इस प्रकार से चलता रहता है, क्योंकि नीतियां जो है बताती हैं कि जनता किस बात से प्रभावित है। अब ये जिस बात से जनता प्रभावित है उसके आधार पर सरकार का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब है कि लोकतंत्र हर स्तर पर है, इसीलिए हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, और जब सत्ता परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। तो आज हमने आपको जिन बातों के बारे में बताया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। भारत दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस बात को गौर करिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या निकला कि हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है और इस आबादी के साथ हम लोकतंत्र को अपना रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इतनी बड़ी आबादी में हम लोकतंत्र अपना रहे हैं। हमारे अलावा चीन और अन्य तमाम देश हैं जहां पर कम्युनिस्ट सरकारें काम कर रही हैं, जहां पर साम्यवादी सरकारें काम कर रही हैं, लोकतंत्र नहीं है। विद्यार्थियों पर गोलियां चलवा दी जाती है, प्रधानमंत्री को फांसी पर टांग दिया जाता है। हो सकता है कुछ दृष्टिकोण से सही हो, लेकिन बहुत सारे दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें सही नहीं होती। तो यहां पर हमने देखा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब हम नंबर 1 पर हैं आबादी के मामले में भी, इस वजह से हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, पहली बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। युवा देश, युवा देश का मतलब है कि हमारे यहाँ की आबादी बहुत, हमारे यहाँ बुढ़े लोग नहीं बचे जैसे जापान में बचे हैं, ऐसा हमारे देश में नहीं है। युवा देश है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। कुछ पॉजिटिविटी से भरी हुई चीजें हैं। हमारे यहाँ हर स्तर पर लोकतंत्र होना भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ हर स्तर पर लोकतंत्र है, तो हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारा संविधान भी सबसे बड़ा है। भी सबसे बड़ा है। तो हमारे साथ में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। हम विविधताओं से भरे देश हैं। अगर देखा जाए तो कुछ ही देश होंगे, अगर कुछ देशों में अमेरिका को छोड़ दिया जाए, खासतौर से इसको छोड़ दिया जाए, तो हमारे पास विविधताएं भी बहुत सारी हैं। विविधताओं का मतलब है भाषा से, भाषा, खान पान, रहन सहन, इन सब बातों से, ये सब बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। तो लोकतंत्र में इन सब बातों का बहुत इम्पैक्ट होता है। इतने राज्य, इतनी बड़ी संघ शासित व्यवस्था को संभालना, और वो किस आधार पर? एक शब्द है जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र, और इस आधार पर सब कुछ चल रहा है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। तो आज मैंने जो आपसे चर्चाएं की हैं, मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको इन बातों को बताऊं और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आपको बताएं। इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट तो आपका ये होता है कि आपसे पूछा जाए भारत कैसा देश है, तो पहली बात तो है कि भारत एक लोकतंत्र है।
अगर फिर आपसे दूसरी बात पूछी जाए भारत कैसा है, तो भारत एक गणतंत्र है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरी बात है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। चौथी बात जो है मैंने आपको बताई थी प्रस्तावना से, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए चारों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन अगर ऊपर से 3 में से पूछा जाए तो ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि लोकतंत्र और गणतंत्र है। अगर 4 में पूछा जाए तो फिर ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि ये सब कुछ कवर कर रहा है। लेकिन सिर्फ अगर 2 में पूछा जाए तो फिर ये आंसर बेस्ट है, क्योंकि लोकतंत्र ज्यादा व्यापक स्तर पर समाहित है। गणतंत्र भी सही है, लेकिन एक चुनना है तो फिर आपको लोकतंत्र ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र हमारी व्यवस्था में हर स्तर पर समाहित है। गणतंत्र भी है क्योंकि सर्वोच्च पद पर बैठा है, लेकिन एक आंसर में वही आपको चुनना है। तो इस तरह की चीजें हैं, तो इन आंसर्स को देख लेना है, कौन सा बेहतर है, कैसा क्या है, इसको दिमाग में रखेंगे। ये सभी शब्दावली अपने अपने स्तर पर सही है। ठीक है, आज हमने आपसे चर्चा की है लोकतंत्र के बारे में। पूर्व की कक्षाओं में हमने तमाम बातें संविधान से जुड़ी हुई बताई। इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी आपके सामने आने वाले हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों, प्यारे छोटे भाइयों बहनों, हम लोग बराबर पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम भविष्य के बारे में कल्पना नहीं करते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप एक टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके चलें। छोटे छोटे पैकेट्स में पढ़ाई का काम शुरू करें। 1 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया। ये निश्चित रूप से आपको बहुत एनर्जी भी देगा और आपके दिमाग को भी कुछ नया सोचने के लिए आधारशिला देगा। बहुत पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन सटीक पढ़ना और समझना ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस क्रम में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सारी चीजें पॉजिटिव जाएंगी, और अगर इस क्रम में कार्य नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, अभी बता रहे हैं कि 41,000 के आसपास सिपाही की वैकेंसी आने वाली है। कोई भी वैकेंसी आए, आप ट्राई करिए। नौकरी एक लेना आवश्यक है, एक जगह बनानी आवश्यक है, और कोविड के बाद तो सबको एहसास होता है कि निश्चित रूप से नौकरियों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप मेहनत करें, एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करें, जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उसको देखें, उसकी पर डे की प्रिपरेशन बनाएं, और हर विषय के लिए टाइम दें। सिर्फ एक विषय नहीं है, आप मैथ्स को टाइम दें, रीजनिंग को टाइम दें, हिंदी को दें, इंग्लिश को दें, जीएस को दें, मूल विधि को दें, संविधान को दें। सभी विषय में आप प्रॉपर्ली जब टाइम देंगे तो निश्चित रूप से सब तैयार होते रहेंगे, और आपने एक साधा तो सब रह जाएंगे। पहले कहावत थी, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, अब आपको सब साधना है तब एक सधेगा। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं और मेरा मिशन परिवार सदैव आपके साथ है, जीवन के हर पहलू में आपके साथ खड़ा है। आप बस मेहनत करिए, सफल होइए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी दूध अच्छुरा है। बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।